गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4, जिसमें अपन प्रोटीन के वर्गीकरण के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए इधर पहले तो अपन ने ये भी बता दिया था कि प्रोटीन प्रोटियस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्राथमिक, पहला, अर्थात हमारे शरीर का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग होता है वो होता है प्रोटीन होता है। ठीक है। प्रोटीन का वर्गीकरण, तो प्रोटीन को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो गुणों के आधार पर, एक संगठन के आधार पर, और तीसरा जो होता है वो होता है कार्यों के आधार पर। गुणों के आधार पर जो प्रोटीन को बांटा गया है वो 2 भागों में बांटा गया है, रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि रेशेदार प्रोटीन रेशम की तरह होती हैं, जैसे बाल होते हैं। और जो बाल होते हैं, तुमने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो बालों को खरीदते हैं और वो बाहर जाकर बेचते हैं, ठीक है, जिनसे रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं और जो मजबूत होती है। तो रेशेदार प्रोटीन की जो संरचना है वो कैसी होती है? वो रेशेदार ही होती है। जल में कैसे होती है? अविलय होती है, अर्थात पानी में ये गलती नहीं है, इसलिए समुद्रों में नावों को खींचने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये जल में कैसी होती है? अविलय होती है। तीसरी बात यह कि सांद्र अम्ल और क्षारों में कैसी होती है? विलय, अर्थात अम्ल और क्षारों में ये घुल जाती है। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। क्या होता है? गाढ़ा। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने वाले रेशे है, बाल है, नाखून है, त्वचा है, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण हैं। दूसरा आता है अपना गोलिकाकार प्रोटीन। इसका भी नाम देखो, गोलिकाकार प्रोटीन। ये गोल आकृति नुमा होती हैं। ठीक है। ये जल, अम्ल और क्षार तीनों के अंदर विलय होती है। विलय मतलब घुल जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं एंजाइम है, हार्मोन, सारे हार्मोन नहीं होते, कुछ ही हार्मोन होते हैं। इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन है, एल्ब्यूमिन है, कैसीन है। कैसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। तो ये है रेशेदार प्रोटीन और ये है गोलिकाकार प्रोटीन, जो किसके आधार पर है? गुणों के आधार पर। अब आता है प्रोटीनों का वर्गीकरण संगठन के आधार पर। किसके आधार पर? संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर जब अपन देखें तो संगठन के आधार पर भी प्रोटीनों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सरल प्रोटीन, नंबर 2 संयुग्मित प्रोटीन, और नंबर जो 3 है वो है व्युत्पन्न प्रोटीन। कौन सी है? व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है। तो देखिए इधर सबसे पहले जो अपन लेते हैं वो कौन से लेते हैं? सरल प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन में देखो, ये जल अपघटित होकर एमिनो अम्ल देते हैं। क्या देते हैं? एमिनो अम्ल। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन का यदि पूर्ण जल अपघटन कराया जाए तो क्या बनता है? एमिनो अम्ल बनता है। और एमिनो अम्ल भी आपस में जुड़कर 2 एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो डाईपेप्टाइड, 3 एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो ट्राईपेप्टाइड, बहुत सारे जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड। और जब 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जुड़ जाती है तो प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखो इधर, तो ये सरल प्रोटीन है, ये जल अपघटित होकर क्या देते हैं अपन को? एमिनो अम्ल देते हैं। क्या देते हैं? एमिनो अम्ल। दूसरी बात यह कि इन्हें भी कई भागों में बांटा गया है। देखो, नंबर 1 एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन अंडे के अंदर पाया जाता है। सफ़ेद वाला भाग एल्ब्यूमिन ही होता है। ये जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। दूसरी बात तुमने देखा होगा, जब उसे गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? स्कंदित हो जाता है। एक बार कंपटीशन में ये सवाल भी आया था कि अंडे को गर्म करने पर वो स्कंदित क्यों हो जाता है, जबकि अन्य वस्तुओं को गर्म किया जाए तो वो पिघल जाती है। पिघल जाती है या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन अंडे को यदि गर्म किया जाए तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि अंडे के अंदर जो एल्ब्यूमिन होता है उसमें जो श्रृंखलाएँ होती है वो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। जब उसे गर्म किया जाता है तो वो हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और हाइड्रोजन बंध टूटने के कारण स्कंदन की क्रिया हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, तो एल्ब्यूमिन जल में विलय प्रोटीन होती हैं और गर्म करने पर स्कंदित हो जाती है। ठीक है। जैसे अंडा है, सीरम है आदि में एल्ब्यूमिन पाई जाती है। दूसरी होती है ग्लोब्यूलिन, ये जल में अविलय होती है। देखो एल्ब्यूमिन तो विलय है
और ग्लोब्यूलिन ए विलेय है, और ये ऊष्मा पाकर स्कंदित हो जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये भी सीरम में पाई जाती है, बादाम में भी पाई जाती है। तीसरी है स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरो का मतलब होता है ढांचा, जानवरों का जो ढांचा है। ध्यान रखना एक चीज़ और मैं बताऊं, ये जंतुओं में भी पाई जाती है और पौधों में भी पाई जाती है। ये भी जंतु और पौधों में भी पाई जाती है, लेकिन जो स्क्लेरोप्रोटीन है वो केवल जंतुओं में ही पाई जाती है। जंतुओं का जो कंकाल है, स्केलेटन जिसे बोलते हैं, तो जंतुओं का जो कंकाल है, जंतुओं का जो ढांचा है वो स्क्लेरोप्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, और जानवरों के जो खुर है, सींग है, बाल है, वो भी स्क्लेरोप्रोटीन के ही बने होते हैं। और ये जो प्रोटीन है वो जल में कैसे होती है? एविलेय, क्योंकि न सींग है, न खुर है, न बाल है, ये तीनों ही पानी में नहीं घुलते हैं, और सांद्र अम्ल और क्षारों में विलय हो जाते हैं। एक बात और याद रखना, सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार में लगभग बहुत सारी चीज़ें विलय हो जाती है। ठीक है ना, बहुत कम चीज़ें होती है जो नहीं घुलती है। अगला आता है, इसी में देखो स्क्लेरोप्रोटीन को भी दो भागों में बांटा गया है, कोलेजन्स और इलास्टिन। किस में बांटा गया है? कोलेजन्स और इलास्टिन। चौथा आता है ग्लूटेनिन। ये जल में कैसे होती हैं? ये जल में अविलय होती हैं, लेकिन तनु अम्ल और क्षारों में कैसे होती हैं? विलय होती हैं। ये भी गर्म करने पर कैसे हो जाती हैं? स्कंदित हो जाती है। अभी तक अपन ने पढ़ा एल्ब्यूमिन हो चाहे ग्लोबुलिन हो, ये गर्म करने पर कैसे हो जाती हैं? स्कंदित। और ये भी कैसे हो जाती है? स्कंदित। किस में पाई जाती है? गेहूं में भी पाई जाती है, चावल में भी पाई जाती है। अगली आती है हिस्टोन। ये जल में विलय होती हैं और ये भी गर्म करने पर स्कंदित हो जाती है। अगली है प्रोलामीन। जल में कैसे होती है? ये अविलय। और ये है प्रोटामीन, ये जल में विलय होती है। तो ये 6 प्रकार की जो प्रोटीन है वो किस में आ गई है? सरल प्रोटीन में। कौन सी में आ गई? सरल प्रोटीन में। इसके बाद अपन की जो दूसरी प्रोटीन होती है वो किस में आएगी? समयुग्मित प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन पूरी हो गई प्रोलामीन और प्रोटामीन तक। अब देखो समयुग्मित प्रोटीन कौन सी चल रही है? नंबर 2 समयुग्मित प्रोटीन। तो समयुग्मित प्रोटीन में देखो, समयुग्मित का मतलब होता है जुड़ा होना। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन के साथ एक दूसरा भाग भी जुड़ा होता है, अर्थात प्रोटीन के साथ दूसरा अप्रोटीन भाग भी जुड़ा होता है, जिसे अपन प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। प्रोस्थेटिक का मतलब होता है जुड़ना, अतिरिक्त भाग का जुड़ना। तो प्रोटीन के साथ दूसरा नॉन प्रोटीन भाग। नॉन प्रोटीन का मतलब एमिनो एसिड ही होता है, क्यों? जैसे हमारे शरीर का जो निर्माण एक कोशिका से होता है, इसी प्रकार प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से ही होता है। तो प्रोटीन की जो इकाई होती है वो कौन होती है? एमिनो अम्ल। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन के साथ में एमिनो अम्ल के अलावा कोई दूसरी चीज़ जुड़ी होती है, और उसी के आधार पर इन्हें कई उपवर्गों में भी बांटा गया है। तो प्रोटीन के साथ जो दूसरा समूह या अप्रोटीन भाग जुड़ा होता है उसे अपन प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, और इसी प्रोस्थेटिक समूह के आधार पर इन्हें 6 उपवर्गों के अंदर बांटा गया है। पहला है न्यूक्लियोप्रोटीन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियोप्रोटीन, अर्थात इसमें प्रोटीन के साथ में न्यूक्लिक अम्ल जुड़ा होगा। कौन जुड़ा होगा? न्यूक्लिक अम्ल जुड़ा होगा। मतलब प्रोस्थेटिक समूह क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल। क्या होगा? प्रोस्थेटिक समूह न्यूक्लिक अम्ल होगा। ठीक है। दूसरा देखो, ये इसका एग्जाम्पल हो गया वनस्पति और जंतु कोशिका, यीस्ट और गुणसूत्र। दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन। नाम से पता चल रहा है ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा होगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की जगह ग्लाइकोजन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? ग्लाइकोजन। तो इसमें प्रोस्थेटिक समूह कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, या अपन ग्लाइकोजन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट होता है। अपन जब भोजन ज़्यादा कर लेते हैं तो अतिरिक्त भोजन की मात्रा हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित रहती है। तभी तो तुमने देखोगे यदि अपन को 1 दिन 2 दिन खाना नहीं मिलता है तो अपन नहीं मरते। वो इसीलिए नहीं मरते कि हमारे भीतर जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन है वो एटीपी के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। जब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो वो ग्लाइकोजन एटीपी में बदल जाता है और एटीपी से हमें ऊर्जा
प्राप्त होती है। तो मतलब जो ऊर्जा हमको मिलती है भूखा रहने पर वो ग्लाइकोजन से ही मिलती है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना प्रोस्थेटिक समूह कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसका दूसरा नाम होता है म्यूकोप्रोटीन, अर्थात ग्लाइकोप्रोटीन को म्यूकोप्रोटीन भी कहा जाता है। ये लार में पाई जाती है, म्यूसिन में पाई जाती है। तीसरा होता है फास्फोप्रोटीन। अब देखो इसमें फास्फो आ रहा है तो प्रोस्थेटिक समूह कौन होगा, फास्फोरिक एसिड समूह होगा, मतलब फास्फेट समूह, क्योंकि फास्फोरिक अम्ल से ही अपन को फास्फेट समूह प्राप्त होता है। तो इसमें प्रोटीन के साथ में नॉन प्रोटीन भाग फास्फोरिक अम्ल जुड़ा होता है। सूत्र क्या होता है फास्फोरिक एसिड का, H3PO4। एग्जाम्पल है कैसिनोजन प्रोटीन। कैसिनोजन भी किस में पाई जाती है, दूध में। अब आ जाता है क्रोमोप्रोटीन। क्रोमा का मतलब होता है रंग। क्या होता है, क्रोमा का मतलब रंग होता है, अर्थात इसमें प्रोटीन के साथ में जो नॉन प्रोटीन भाग जुड़ा होता है वो रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, रंग। जैसे हीमोग्लोबिन का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, हाँ, जो आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का संकुल होता है, आयरन का क्या होता है, संकुल होता है। इस प्रकार देखो क्लोरोफिल है, ये जो हरा रंग है तो इसमें भी प्रोटीन के साथ में क्या जुड़ा रहेगा, प्रोस्थेटिक समूह जुड़ा होता है जो रंग प्रदान करता है। तो क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, इसका उदाहरण है। अगला है, एक चीज़ और ध्यान रखना, धात्विक प्रोटीन, दोनों के उदाहरण सेम है। धात्विक का मतलब धातु समूह परमाणु जुड़ा होता है। तो बताओ Fe मैंने बोला था, Fe कौन है, धातु, तो इसका एग्जाम्पल भी सेम है। पर्णहरित का हरा रंग किस, भाई अपन कहे कि पौधों का हरा रंग या पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। लेकिन क्लोरोफिल हरा होता है इसलिए उनका हर रंग हरा होता है। लेकिन क्लोरोफिल का हरा रंग भी हरा क्यों होता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम आयन का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन। इसलिए कई बार एग्जाम्पल में आता है मैग्नीशियम आयनों के कारण पर्णहरित का रंग हरा होता है, Fe+2 आयनों के कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। तो उसमें भी धातु परमाणु जुड़ा होता है। ठीक है ना, तो दोनों के एग्जाम्पल सेम है। लास्ट बचा लाइपोप्रोटीन। तो इसमें जो प्रोस्थेटिक समूह होता है वो कौन होता है, लाइपोलिपिड होता है। कौन होता है, लिपिड। तो फास्फोलिपिड लिख दो चाहे लिपिड। एग्जाम्पल है, ये क्या करते हैं, लाइपोप्रोटीन जो होता है वो मस्तिष्क और कोशिका झिल्ली का आवश्यक अंग होता है। तो ये अपना कौन से हो गए, समयुग्मित। समयुग्मित का मतलब एक्स्ट्रा समूह का जुड़ा होना। अब आता है तीसरा, जो संगठन के आधार पर चल रहे थे। तीसरा आता है व्युत्पन्न प्रोटीन। कौन सा आता है, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो आप देखिए व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन में यहाँ देखो, व्युत्पन्न प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन पर अम्ल की क्रिया कराओ, चाहे क्षार की क्रिया कराओ या फिर एंजाइम की क्रिया कराओ। ठीक है, अगर प्रोटीन पर अम्ल, क्षार या एंजाइम की क्रिया कराई जाती है तो प्रोटीन क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, और अपघटित होकर जो उत्पाद बनाता है वो व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाती है। ठीक है, तो प्रोटीन पर अम्ल या क्षार या एंजाइम की क्रिया से अपघटित जो उत्पाद बनता है वो क्या होती है, व्युत्पन्न प्रोटीन होती है। और इस व्युत्पन्न प्रोटीन को भी दो उपवर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक प्रोटीन और द्वितीयक प्रोटीन। प्राथमिक प्रोटीन भी देखो यहाँ अपन ने क्लियर कर दिया कि किसकी क्रिया हो गई, अम्ल की क्रिया होगी या क्षार की या फिर एंजाइम की। तीनों में से किसी की भी क्रिया होगी वो अपघटित होगा। अपघटित होने के बाद में प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाएगा। अब यहाँ देखो, प्राथमिक प्रोटीन पर यदि अम्ल या क्षार या एंजाइम की थोड़ी सी क्रिया कराई, कैसी क्रिया कराएं, थोड़ी सी क्रिया कराएं तो अपन को प्रोटीन्स बनती है। क्या बनती है, ठीक है, ये प्राथमिक प्रोटीन मारी है, प्रोटीन्स बनती है। और यदि माना थोड़ी देर तक क्रिया कराएं, अम्ल या क्षार या एंजाइम की थोड़ी देर तक क्रिया कराएं तो अपन को कौन सी प्रोटीन मिलेगी, मेटा प्रोटीन। और यदि प्राथमिक प्रोटीन को गर्म किया जाए तो बताओ गर्म करने पर वो प्रोटीन कैसी हो जाएगी, स्कंदित हो जाएगी, तो वो स्कंदित प्रोटीन। तो ये स्कंदित प्रोटीन, प्रोटीन्स और मेटा प्रोटीन्स तीनों ही प्राथमिक प्रोटीन की कैटेगरी में आती है। कौन सी कैटेगरी में,
प्राथमिक प्रोटीन की कैटेगरी में आती है। तो प्राथमिक प्रोटीन को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, क्योंकि थोड़ा सा गर्म करने पर प्रोटीन, ज़्यादा देर तक गर्म करने पर अम्ल क्षार या एंजाइम की क्रिया कराने पर प्रोटीन्स, अधिक देर तक क्रिया कराने पर मेटाप्रोटीन्स और गर्म करने पर स्कंदित प्रोटीन बनती है। दूसरी होती है द्वितीयक प्रोटीन। ये द्वितीयक प्रोटीन का मतलब है यहाँ पे भी प्रोटीन का अपघटन से अपन को ये प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी देखो प्रोटीन का अपघटन या जल अपघटन इतना कराया जाए कि उसके अणु टूट जाए। प्रोटीन का अपघटन या प्रोटीन का जल अपघटन इतना कराया जाए कि उसके अणु टूट जाए, तो अपन को कौन सी प्रोटीन प्राप्त होती है? द्वितीयक प्रोटीन प्राप्त होती है। मतलब प्रोटीन का पूर्ण जल अपघटन कराया जाए। कौन सा? पूर्ण जल अपघटन। तो पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो उसके अणु टूट जाएंगे, पूरे सारे के सारे अणु अलग हो जाएंगे और वो द्वितीयक प्रोटीन प्राप्त होगी। अब देखो ये भी 2 भागों में बांट दिया, एक होता है पेप्टोन और दूसरा है पेप्टाइड। ये मैंने भी अभी बताया था कि प्रोटीन का यदि पूर्ण जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा? लास्ट में एमिनो एसिड बनता है। अगर माना 2 एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या कहलाएगा? डाईपेप्टाइड। 3 जुड़े हुए हैं तो ट्राईपेप्टाइड। तो वो डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइडों को अपन पेप्टाइड ही कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड ही कहते हैं। और जो गर्म करने पर स्कंदित नहीं होते वो पेप्टोन कहलाते हैं। जो गर्म करने पर स्कंदित नहीं होते वो पेप्टोन कहलाते हैं। तो ये अपन की व्युत्पन्न प्रोटीन भी हो गई। ठीक है, तो प्रोटीनों के वर्गीकरण में नंबर 1 गुणों के आधार पर और नंबर 2 संगठन के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। अब आता है कार्यों के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण।